हेलो प्यारे बच्चों, ठीक हैं सभी। चलो तो जवानों, शुरू करते हैं। आज हम अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भाई, एक तो कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, हम उसके बारे में बताऊंगा। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की स्टेबिलिटी ज़्यादा क्यों होती है, ठीक है ना। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का कारण क्या है। तो कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंडेंस्ड फॉर्म में भाई कि एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे मान लो एटॉमिक नंबर 11 सोडियम है, तो इसका तो एक कंप्लीट फुल फॉर्म में लिखे हम 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक नोबल गैस है नियोन, आपका एटॉमिक नंबर 10। तो हम नियोन लिख के और फिर उसके साथ 3s1 लगा दें तो भी ये ठीक है, चल जाएगा, समझ रहे हो। ऐसे ही मान लो कैल्शियम है आपका एटॉमिक नंबर 20, तो हमें ये देखना है कि इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है। इससे पहले आता है 18 आर्गन, तो स्क्वायर ब्रैकेट में आर्गन लिखने का मतलब कि इसका मतलब जो मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 18 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं आर्गन में, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगा। अब 3p के बाद स्टार्ट होता है 4s, तो यहाँ पे 4s क्योंकि 20 है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दो कि 18 तो ये और 4s2। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको कंडेंस्ड फॉर्म कहेंगे हम। कर सकते हो, आसान है। चलिए उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं कि भाई हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्यों ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्योंकि देखो क्रोमियम में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 24 क्रोमियम, इसमें रूल के अकॉर्डिंग जो आपका आना चाहिए वो आना चाहिए आर्गन 18, उसके बाद आपका 4s2 और 3d4, ये होना चाहिए, है ना। होना तो ये चाहिए, बट एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसमें आर्गन और उसके बाद 4s1 और 3d5 दिखाते हैं हम, 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये एक्सेप्शनल है और स्टेबल है। ऐसे ही कॉपर में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 29 में होना चाहिए आर्गन के साथ हम लिखें, हम डी सब सेल को पहले भी लिख देते हैं 3d, और उसके जैसे वैसे तो इलेक्ट्रॉन तो फिर 4s में होते हैं पहले, तो यहाँ 4s2 और 3d9 होना चाहिए, बट एक्चुअली होता क्या है भाई, आर्गन में 3d 4s में 1 और यहाँ पे 10 दिखाते हैं। एक्चुअल में ये होता है, ये नहीं होता, ये गलत है। होना तो यही चाहिए बट ये गलत है ना। तो इसका कारण क्या है, यहाँ पे देखो डी सब सेल पूरा भरा हुआ है, यहाँ डी सब सेल हाफ फील्ड है, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, डी आगे और 4s उसके बाद में। तो अब मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि भाई हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एक्सेप्शनल हो जाते हैं, उसका रीज़न क्या है। हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का रीज़न, तो इसमें पहला कारण आप बता सकते हो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो क्रोमियम का ही केस ले रहे हैं, जैसे 24 में, तो अभी हम लिख रहे थे वहाँ पे आर्गन, और हमने कहा कि वहाँ पे क्या है 3d5 और 4s1 कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ 3d5 और 4s1 के केस में तो क्या हो गया कि d5 में जब हम लिख रहे हैं तो पांचों डी सब सेल के जो 5 ऑर्बिटल उन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, और ऐसे ही 4s में एक इलेक्ट्रॉन 4s1। लेकिन यदि हम ये लेके चलते कि आर्गन और उसमें 3d4 ही रखें और 4s2 रखें, तब 3d सब सेल में कैसे दिखाओगे भाई आप, 3d
4 का मतलब ये रहेगा एक यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 और यहाँ एक वैकेंट रहेगा। एक डी ऑर्बिटल क्या है, यहाँ वैकेंट है। तो अब समझ में आता है कि यहाँ डी ऑर्बिटल एक का जो सिमेट्री नहीं है, सभी और 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन के पास, 4 ऑर्बिटल्स के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल खाली है। इसमें क्या है कि पाँचों के पाँचों ऑर्बिटल्स के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसलिए ज़्यादा सिमेट्रिकल है। सभी को इलेक्ट्रॉन मिल गया तो सब स्टेबल है। यहाँ पे ये वाला नाराज़ रहेगा, इसका मन दुखी रहेगा, तो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है। समझ रहे हो? सेम ऐसा ही कॉपर में भी हम दिखा सकते हैं। 29 वाले में आर्गन और फिर हम लिखते हैं 3d10 4s1। तो d10 का मतलब क्या हो जाएगा कि हम पाँचों ऑर्बिटल्स में 5 दिखाते हैं। पाँचों ऑर्बिटल्स में पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, सिंगली फिल उनको, फिर उनके अंदर हम पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे हंड्स रूल के अकॉर्डिंग। और यहाँ सभी 5 के 5 में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है सभी पाँचों ऑर्बिटल्स में। यदि d9 होता 3d9 कॉन्फ़िगरेशन, तो 9 के अकॉर्डिंग क्या आता भाई, 9 के हिसाब से ऐसा होता है, यहाँ 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस ऑर्बिटल में क्या है, 1 और बाकी सब में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो सिमेट्री डिस्टर्ब हो गया ना, इस अरेंजमेंट एक जैसा नहीं है, इसलिए ये वाला कॉन्फ़िगरेशन कम स्टेबल रहेगा, ये वाला ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो एक तो पहला रीज़न समझ में आ गया होगा आपको, मोर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है देखो वो और बताता हूँ, हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्यों ज़्यादा स्टेबल हैं। उसके लिए एक सेकंड पॉइंट हम लिखते हैं सिमेट्रिकल एनर्जी, बी पॉइंट, एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी। क्या मतलब क्या है एक्सचेंज एनर्जी का बेटा, कि इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, यदि आपस में इधर उधर जाते हैं, तो जब एक्सचेंज होगा एक इलेक्ट्रॉन का, जैसे मान लो मैं दिखाता हूँ, मान लो ये है हमारा 3d4 कॉन्फ़िगरेशन। 3d4 की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 4, है ना। क्या हो सकता है कि फर्स्ट ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले के साथ एक्सचेंज हो जाए, या फर्स्ट वाला इसके साथ एक्सचेंज कर सकते हो, या आप इसको इसके साथ एक्सचेंज कर सकते हो। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन की 3 पॉसिबिलिटी बन रही हैं। ऐसे सेकंड ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिटल के साथ, और सेकंड ऑर्बिटल वाला फोर्थ ऑर्बिटल के साथ एक्सचेंज कर सकता है, और ऐसे ही थर्ड वाला फोर्थ के साथ एक्सचेंज कर सकता है। तो टोटल यहाँ पे 3 और 2 और 1 3 6, यहाँ टोटल जो एक्सचेंजेस हुए, टोटल एक्सचेंज वो कितने हो पा रहे हैं, 6 हो सकते हैं, है ना। और जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये वाला इधर आए और इधर वाला इधर आए, तो इस प्रोसेस में एनर्जी लूज़ करेंगे, और जितना एनर्जी डिक्रीज़ होगी, एनर्जी छोड़ेंगे, उतना ही उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है भाई। तो यदि d4 ले रहे हैं तो वहाँ पे 6 एक्सचेंज हो सकते हैं सिर्फ। और यदि हम d5 कॉन्फ़िगरेशन लें, 3d5 क्या ले रहे हैं भाई, 3d5, यानी कि 5 ऑर्बिटल्स में पाँचों में एक इलेक्ट्रॉन है। तो पहले अब सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिटल का देखें तो वो सेकंड वाले के साथ एक्सचेंज कर सकता है, थर्ड वाले के साथ, फोर्थ वाले के साथ, या फिफ्थ वाले के साथ। तो 4 एक्सचेंजेस ये हो गए। ऐसे ही बारी बारी दिखाते हैं हम एक बार अलग अलग डायग्राम में। फर्स्ट का एक्सचेंज दिखा दिया, फिर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन का दिखाएं, थर्ड के साथ, सेकंड का फोर्थ के साथ, सेकंड का फिफ्थ के साथ, या थर्ड का फोर्थ के साथ, थर्ड का फिफ्थ के साथ, और फोर्थ का फिफ्थ के साथ। तो टोटल एक्सचेंजेस यहाँ पे आ गए 10। यहाँ पे कितने हो गए भाई, अब टोटल एक्सचेंजेस जो पॉसिबल हैं वो हो गए 10। तो जितने चांसेस ऑफ एक्सचेंज ज़्यादा होंगे, भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो आपस में उनके एक्सचेंज भी ज़्यादा होंगे, समझ रहे हो। तो d4 में सिर्फ 6 एक्सचेंजेस हो रहे थे, d5 में अब 10 हो रहे हैं। ऐसे d9 या d10 में, तो d10 में d9 से ज़्यादा एक्सचेंज होंगे, और जितना एक्सचेंज ज़्यादा करेंगे इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशंस आपस में, उतना ही वो ज़्यादा एनर्जी लूज़ करेंगे, और जितना एनर्जी घटेगी, डिक्रीज़ होगी, उतना ही उनकी स्टेबिलिटी भाई इंक्रीज़ होती है। ठीक है। तो ये हमारा है कारण हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का। ठीक है भाई। तो चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है इसके साथ हमारा। ठीक है। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख कर देखिए, रूल्स को अच्छे से याद कीजिए, रिवाइज़ कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ठीक है भाई, चलिए ओके बाय।